नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और आप देख रहे हैं अपडेट एट 12। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विषय के जानकारों के साथ करेंगे बैठक। इस दौरान कई आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद। आत्मनिर्भरता और विकसित भारत 2047 पर फोकस। निर्यात, रोजगार, कौशल विकास पर मांगे जाएंगे सुझाव। घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रहेगा बैठक का प्रमुख विषय। पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन केरल के वर्कला में 13वीं शिवगिरी तीर्थ यात्रा में हुए शामिल। शिवगिरी तीर्थ यात्रा का किया उद्घाटन। भारत के स्वदेशी एरोस्पेस सेक्टर के लिए आज एक अहम दिन। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू बेंगलुरु में ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर की पहली औपचारिक उड़ान को दिखाई हरी झंडी। ध्रुव एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर उन्नत एवियोनिक्स, बेहतर प्रदर्शन और आधुनिक सुरक्षा फीचर से है लैस। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया का निधन। 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आज सुबह करीब 6 बजे ढाका के एवरकेयर अस्पताल में खालिदा जिया का निधन हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच आज महिला क्रिकेट का 5वां और आखिरी T20 तिरुवनंतपुरम में होगा निर्णायक मुकाबला। सीरीज जीतने पर सबकी नजर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विषय के जानकारों के साथ बैठक करेंगे। ये चर्चा सरकार द्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों से पहले किए जा रहे परामर्शों का हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में शामिल होंगी। इस दौरान कई आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठक विशेषज्ञों के लिए देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर अपने विचार और आकलन साझा करने का मंच प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी केंद्रीय बजट पर अर्थशास्त्रियों के सुझाव और दृष्टिकोण को जानेंगे। इस दौरान विकास को गति देने, व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए और सुधारों की जरूरत पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य भी इस बैठक का एक प्रमुख विषय रहेगा। इस तरह के परामर्श सरकार की बजट पूर्व प्रक्रिया का एक नियमित हिस्सा है। इसका उद्देश्य नीतिगत निर्णयों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न प्रकार के सुझावों को शामिल करना है। नीति आयोग में होने वाली ये चर्चा सरकार को आर्थिक नियोजन के अगले चरण की तैयारी में काफी मदद करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरल के वर्कला में 13वीं शिवगिरी तीर्थ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिवगिरी तीर्थ यात्रा का उद्घाटन किया। शिवगिरी तीर्थ यात्रा का आयोजन केरल के वर्कला में श्री नारायण गुरु के समाधि स्थल पर होता है। शिवगिरी तीर्थ यात्रा श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं पर केंद्रित है। शिवगिरी तीर्थ यात्रा में श्री नारायण गुरु द्वारा दिए गए 8 विषयों पर 12 सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित होने वाली ये तीर्थयात्रा एक प्रमुख आध्यात्मिक कार्यक्रम है। शिवगिरी मठ वर्कला कस्बे में शिवगिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। शिवगिरी मठ श्री नारायण धर्म संगम का मुख्यालय है। After so many years, our Narayana Guruji has taught us a great revolutionary thoughts, a spiritual thoughts that is inspiring the society even today, and it will be inspiring the society for many more years. That resoundly stating that Narayana Guru's preachings will be researched, followed and practiced by the humanity for many centuries to come. I am deeply honored to stand here before all of you today on the sacred hill of Sivagiri for the 93rd Sivagiri pilgrimage. I bow to this holy soil because this is not just a land, this is a living thought process.
Sivagiri is not just a place, it is a philosophy. It is not just a journey of the feet, it is a journey of the mind and a journey of the heart. When Swami Guru Narayana Guruji has imagined about this pilgrimage, he did not imagine rituals alone. He did not imagine mere tradition, but he imagined about the awakening among the people. Narayana Guruji wants to make the awakening through education, through cleanliness, and through better organization. He wants to create the awakening among the people through good work, skill, and self-respect. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन अगले वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये 15 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृत्रिम मेधा एआई के प्रभाव पर केंद्रित वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों और दुनिया की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में भविष्य को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक जिम्मेदार भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इसमें एआई की मौजूदा कमियों को दूर करने के उपायों के साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मानवता के हित के लिए एआई के उपयोग के रास्ते भी तलाशे जाएंगे। शिखर सम्मेलन के अंतर्गत एआई और इसके प्रभाव पर एक शोध संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। इसमें शोधकर्ता और विशेषज्ञ एआई के प्रभाव पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। 140 से अधिक देशों के एआई विशेषज्ञ इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये जो मेन इवेंट हम 15 फरवरी से लेके शुरू होगा एआई का, एक इनोवेशन फेस्टिवल होगा जो कि कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होस्ट किया जाएगा, जिसमें एआई क्रिएटिव तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है उसका एक फेस्टिवल बनेगा, जिसमें काफी इंटरेक्शन होगा, लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एआई एक्सपो जो है भारत मंडपम में होस्ट की जाएगी और वो फरवरी 16 तारीख को शुरू होगा सुबह और 5 दिन तक चलेगा। मेन एआई समिट इवेंट 19 फरवरी और 20 फरवरी को होंगी। 19 फरवरी को इनॉग्रल इवेंट और लीडर्स प्लेनरी होने की उम्मीद है। 16 से लेकर 20 तक काफी सारे एआई साइड इवेंट्स होंगे भारत मंडपम में खासकर, और एक आध और वेन्यूज में भी किए जाएंगे। भारत के स्वदेशी एरोस्पेस सेक्टर के लिए आज एक अहम दिन है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू बेंगलुरु में ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर की पहली औपचारिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने ये उड़ान भारत की स्वदेशी हेलीकॉप्टर निर्माण क्षमता में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। ध्रुव एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर उन्नत एवियोनिक्स, बेहतर प्रदर्शन और आधुनिक सुरक्षा फीचर्स से लैस है। इसे सैन्य और नागरिक दोनों तरह के अभियानों के लिए विकसित किया गया है। इस इनॉग्रल फ्लाइट के साथ ही भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के मुताबिक ध्रुव एनजी भविष्य में भारतीय सिविल एविएशन और सुरक्षा जरूरतों में अहम भूमिका निभा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी
मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोहरे के मौसम में यात्रियों की सुविधा और ट्रेन पंक्चुअलिटी सुनिश्चित करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने विशेष तैयारी शुरू की है। मंत्रालय ने विभिन्न रेलवे जोन और डिवीजन को निर्देश दिए हैं कि वे ट्रेन मूवमेंट को रियल टाइम में मॉनिटर करें और यात्रियों की सुविधाओं पर भी ध्यान दें। विशेष रूप से नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर और संबंधित डिवीजन रेलवे मैनेजर को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेन सेवाओं के लिए स्पेयर ट्रेनें तैयार रखी गई हैं ताकि अगर किसी ट्रेन को उसके गंतव्य पर देर हो तो मूल स्टेशन से समय पर रवाना हो सके। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से कोहरे के मौसम में भी यात्रियों को समय पर और सुरक्षित सेवा सुनिश्चित की जा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर को लेकर सतर्कता बढ़ाने को कहा है। आरबीआई ने माइक्रो लैंडिंग करने वाली संस्थाओं को अपने लोन पोर्टफोलियो में संभावित जोखिम और स्ट्रेस के बढ़ते संकेतों पर लगातार निगरानी रखने की सलाह दी है। आरबीआई की ये टिप्पणी वित्त वर्ष 2024-25 की ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उद्योग द्वारा प्रदर्शन सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन आगे चलकर नियामक संस्थाओं को माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में स्ट्रेस के जमाव पर नजर रखनी जरूरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में दक्षिण राज्यों खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु में माइक्रो फाइनेंस लोन के वितरण में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आरबीआई ने संकेत दिया है कि जोखिम प्रबंधन को और मजबूत करने की जरूरत है, जिससे कि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2025 में पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। घरेलू पर्यटन के मामले में यूपी देश में पहले स्थान पर रहा, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या के लिहाज से राज्य चौथे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में उत्तर प्रदेश में 137 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक पहुंचे, जबकि 3,66,000 विदेशी पर्यटकों ने राज्य का दौरा किया। राज्य सरकार के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का व्यापक नवीनीकरण और आधुनिक पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास रहा है। इस उपलब्धि में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की अहम भूमिका रही है, जहां रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। इसके साथ ही अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और श्रावस्ती जैसे शहर देश विदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का आज मंगलवार सुबह लंबी बीमारी के चलते 80 साल की उम्र में निधन हो गया। सुबह करीब 6 बजे ढाका के एवरकेयर अस्पताल में खालिदा जिया का निधन हुआ। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से इसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। खालिदा जिया को 23 नवंबर को दिल और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर समस्याओं के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपने आखिरी हफ्तों में वे निमोनिया से भी पीड़ित थीं। वे 36 दिनों तक मेडिकल निगरानी में रहीं और उनकी हालत नाजुक बताई गई थी। कहाँ
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन केरल दौरे पर हैं। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम में। Sri K. Jayakumar IAS, former Chief Secretary